नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेट माइनर्स का सम्मान। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान। कहा, मोदी का मैजिक ईवीएम पर, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। नए परमिट देने के विरोध में आए ऑटो संचालक। यातायात व्यवस्था रोजगार प्रभावित होने की कही बात। ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों को मिलेगा सीएनजी ऑटो का परमिट। देहरादून में फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर किया कब्जा। कब्जा करने वाले 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी। 22 और 23 दिसंबर को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी संभव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेट माइनर्स का सम्मान किया जाएगा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का ऑपरेशन चला था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था इन माइनर्स, रेट माइनर्स ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन पंत, देखिए, आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रेट माइनर्स का सम्मान किया जाएगा और इनका टनल रेस्क्यू में काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार और सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं उत्तराखंड में जो कुछ न कुछ एक नजीर पेश करते हैं, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो। और खासतौर पर जब उत्तराखंड में टनल, जो सिलक्यारा टनल थी, उसमें जो हादसा हुआ, उसके बाद से लेकर के लोगों को, मजदूरों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, तमाम एजेंसियों ने जिस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद एक विजय प्राप्त की और जो हासिल हुआ, उसके बाद उन तमाम सेगमेंट का एक अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने, चाहे वो तमाम एजेंसियों के अधिकारी हो, उनका सम्मान किया। जो मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे हुए थे, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनका सम्मान किया, उनको प्रोत्साहन किया। इसके अलावा जो रेट माइनर्स थे, रेट माइनर्स के लिए, क्योंकि आज हम रेट माइनर्स की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ देर पहले ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अपने कैंप कार्यालय में रेट माइनर्स जो मजदूर हैं उनको सम्मानित किया है। स्वर्ण उड़ा करके उनको सम्मानित किया है और ये कहा है कि आप लोगों ने जो पारंपरिक खोदने की प्रक्रिया है, खुदाई की जो प्रक्रिया है, उसको अपनी जान को जोखिम में डाल करके, क्योंकि अगर आप देखेंगे 850 मिलीमीटर व्यास का ये पाइप है, इस पाइप के अंदर रेट माइनर्स जा रहे हैं, उसके बाद वो खुदाई कर रहे हैं, खुदाई के बाद वो जो मिट्टी को निकाल रहे, वो तसले के जरिए दूसरे जो मजदूर पीछे लेटा हुआ है उसको मिलता है, फिर रस्सी के सहारे 3 मजदूर बाहर से खींचते हैं। यानी ये सारी व्यवस्था पाइप के अंदर चल रही थी, उसको लेकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके बड़ी मुस्तैदी के साथ रेट माइनर्स में काम किया था शिफ्टिंग करते करते। और जिसका असर ये रहा है कि सिलक्यारा टनल के अंदर जो फंसे हुए मजदूर थे उनको आर पार पाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तय समय पर अगर किसी ने पूरी करी तो वो रेट माइनर्स थी। इसी बात को लेकर के इन्हीं मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए, रेट माइनर्स की हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कुछ देर पहले इनका सम्मान किया गया है। और ये पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की गई है कि अगर कोई मजदूर वर्ग या कोई भी व्यक्ति जो दूसरे लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और कहीं ना कहीं एक सहयोग की भूमिका में आगे आता है कि ताकि उनकी मेहनत से दूसरों को उसका सीधा लाभ मिल सके, तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से आगे खड़े रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने इन रेट माइनर्स का सम्मान किया है। जी एसएन पंत, 17 दिन के इस कार्य को जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिखाया था रेट माइनर्स ने। संपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार की वजह बताई है। उन्होंने इसका दोष ईवीएम में गड़बड़ी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह पूरा भरोसा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। समाचार चैनलों के सर्वे कांग्रेस के पक्ष में होने के बाद भी विपरीत परिणाम आए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का मैजिक ईवीएम पर है, जिसके कारण 3 राज्यों में उन्हें प्रचंड जीत मिली है। अपने सर्वे कि हमारा इतनी बार का सर्वे, हम ग्राउंड पे गए, जीरो पॉइंट पे गए, आपके सारे में मैं सोशल मीडिया सारी चैनलों के बड़े बड़े एडिटर, सब एडिटर, फील्ड के लोगों का इंटरव्यू देख रहा था। मध्य प्रदेश में 90% चाणक्य को छोड़कर 90% सरकार, सारे चैनल के सर्वे बता रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो आज सब जगह ईवीएम के खिलाफ एक बात उठ रही है। गली मोहल्ले तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण सीएनजी ऑटो के नए परमिट खोलने की तैयारी में है। ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों को सीएनजी ऑटो के परमिट देकर डोर टू डोर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव 23 दिसंबर को आरटीए की बैठक में पेश किया जाएगा। इसे लेकर ऑटो संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑटो यूनियन का कहना है कि नए परमिट दिए जाने से सड़कों पर नए ऑटो आने से यातायात प्रभावित होगा, वहीं ऑटो संचालकों का रोजगार भी प्रभावित होगा। देखिए, जो ये नए परमिटों के बारे में जो निर्णय होने जा रहा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास निरंतर एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों की, आम पब्लिक की, कि वो लोग और सीएनजी या एलपीजी का ऑटो लेना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक ऑटो की एज काफ़ी कम होती है, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या भी सुनी जाएगी। और देहरादून में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर कि ग्रेडियंट काफ़ी हाई है, जहाँ पर कि इस तरह के वाहन नहीं जा पाते हैं, वहाँ के क्षेत्रों के लिए भी हमें ऐसे ऑटो जो सीएनजी या एलपीजी से चलते हों। थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत काबुल हाउस की शत्रु संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने वाले 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी ने इस मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इनके द्वारा फर्जी मुख्तारनामा तैयार करवाकर सरकारी संपत्ति पर भगवती प्रसाद उनियाल लादी से मिलीभगत कर फर्जी सेल लेटर भगवती प्रसाद उनियाल और अन्य लोगों के पक्ष में तैयार कराए गए, जिसके बाद चारों आरोपी भगवती प्रसाद उनियाल, शाहिद, खालिद और मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ थाना डालनवाला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। हाउस नाम से एक संपत्ति डालनवाला क्षेत्र में थी, जिसमें राजस्व विभाग में केस चल रहा था। इसके बाद ये शत्रु संपत्ति थी और इसको नियमानुसार जो है राज्य सरकार में निहित किया गया। इस मामले में चूंकि फर्जी दस्तावेजों को बनाकर और इस पर कब्जा करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर राजस्व की रिपोर्ट थी, उस पर थाने से इसमें विस्तृत जांच की गई और जांच उपरांत इसमें 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। चूंकि यह संपत्ति 1876 में ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है काबुल के एक राजा थे याकूब जी, उनको दी गई थी और जिनके कोई वारिसान वगैरह नहीं थे, और यह उनके देश के जाने के बाद ये शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा करके, फर्जी दस्तावेज बनाकर सहारनपुर के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करके इस संपत्ति को अपना दिखाया था। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बीरुमदारा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों का रोष चौकी पुलिस के खिलाफ बढ़ने लगा है। मंगलवार की रात इस गांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर करीब 10,000 रुपए से अधिक की नकदी चोरी करने के साथ ही दुकान से महंगे ब्रांड की कुछ शराब की बोतलें चोरी कर पुलिस के सुरक्षा दावों पर रात्रि गश्त की पोल खोल दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकान स्वामी विपिन ने बताया कि 15 दिन पूर्व भी अज्ञात चोरों द्वारा उनकी इसी दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया था तथा 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस मात्र एक चोर को ही गिरफ्तार कर पाई थी, दूसरा चोर अभी तक फरार है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। भाई साहब, वहाँ पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार चोरी हो चुकी है। इससे पहले भी लगभग 15 या 20 दिन पहले चोरी हुई थी। उस समय शटर के ताले टूटे थे, चोर से सेंटर लॉक नहीं टूट पाया था, जबकि सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग उस समय मौजूद दिख रहे थे। पुलिस ने बल्कि एक व्यक्ति को तो पकड़ा, एक को शायद नहीं पकड़ पाए ये लोग।
उसके 15 दिन के अंदर ये लगभग दूसरी चोरी फिर हो गई है। तहरीर दे रहे हैं इसमें बार बार, लेकिन अब क्या कहें साहब, बड़ा परेशान है। पहले हमारी भवानीगंज दुकान पर भी 3 या 4 बार चोरी हुई है, अब यहाँ पर चोरी हो रही, लगातार चोरियाँ हो रही साहब क्षेत्र के अंदर। और लगभग वहाँ पर से कुछ महंगे ब्रांड की कुछ बोतलें चोरी हुई है, कुछ 10-12 हज़ार रुपये की कुछ नकदी बता रहे हैं, छोटे बड़े नोट जो मोटा मोटा अभी आकलन हुआ है। बाकी आकलन हमारे सेल्समैन द्वारा किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से सटे जोशियाड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ताजा मामला अभी का है, जहां स्कूल जाने को तैयार बालक अचानक छत पर धूप सेकने को चला गया था और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बालक की किस्मत अच्छी थी कि गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने किसी तरह से करंट से जूझ रहे बालक को छुड़ाया और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बालक की स्थिति गंभीर होने पर बालक को हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग को बार बार कहने के बाद भी यहां से लाइन नहीं हटाई जा रही है। इससे पहले भी 3 लोग इस लाइन की चपेट में आ चुके हैं। वहीं विधायक सुरेश चौहान ने विद्युत विभाग को यहां से लाइन शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। ये तो मैं कहूँगा कि विद्युत विभाग की लापरवाही है। यहाँ पर जोशियाड़ा क्या उत्तरकाशी जनपद में कई घटनाएं ऐसी हो गई है जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई है। आज जोशियाड़ा में इतनी एक दुखद घटना हुई कि छोटे से बच्चों को करंट लग गया। वहाँ पर लोगों के अपने मकान थे और अपने खेत थे पहले। अब जब अपने खेत थे तो विद्युत विभाग के द्वारा वहाँ पर हाई टेंशन लाइन बिछाई गई। अब जिनका खेत है वहाँ पर अपने मौरूसी ज़मीन है, उनको वहाँ पर मकान बनाना ही है। जोशियाड़ा में बहुत घनी बस्ती बस गई है और वास्तव में ये जो तार जो ऊपर छतों के ऊपर से जा रहे हैं उससे बार बार लोगों को करंट की चपेट में लोग आ जाते हैं और ये बहुत विद्युत विभाग की लापरवाही है और इसको देखा जाएगा जो भी इसकी भी इसमें लापरवाही। कई बार इन लोगों बिजली विभाग वालों को बोल दिया था है कि यहाँ से ये हाई टेंशन वाली तार हटा दीजिए, लेकिन ये लोग कहने के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस बच्चे को करंट लग गया है बहुत भयंकर ढंग से। अभी स्कूल से आया हो, नीचे बैठा हुआ था कि आपस में वो टकराए और इससे वो बैठे हुए उसको ऊपर खींच लिया उस करंट। इस वजह से उसको अभी देहरादून रेफर करने के लिए रेफर करना। उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के बैनर तले नशे के खिलाफ जन जागरूकता हेतु रामनगर के नगरपालिका ऑडिटोरियम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बॉडी बिल्डरों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 40+ वर्ग के बॉडी बिल्डर, 18 से 40 आयु के बॉडी बिल्डर शामिल हुए, जिसमें नशे के खिलाफ जन जागरूकता हेतु आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 40+ आयु वर्ग की प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें रामनगर के MP हिंदू इंटर कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेनली ये जो आयोजन है ये कराया गया था नशा मुक्ति के लिए, जिसमें 40+ पर कुछ लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें एक प्रतिभागी मैं भी हूँ। और ये मेनली हमने जो है इसलिए किया जिससे कि हमारे युवाओं में जो है इसके प्रति जागरूकता आए और नशे से हमारे युवा दूर हो पाए। देखिए, मेरे लिए प्रथम स्थान जरूर जो है हर्ष का विषय है, लेकिन अभी बॉडी बिल्डिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रथम स्थान युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यू। अभी वैसे तैयारी कंपटीशन की मैं पिछले 2 महीने से ही कर रहा हूँ और आज ही पता लगा था कि कंपटीशन है रामनगर में। मेरा खुद का जिम है हल्द्वानी की। ये सब नशे से दूर रहे, फिटनेस की लाइन में जुड़े। जितने पैसे आप वहाँ खर्च कर रहे हो उतने पैसे अगर फिटनेस लाइन में खर्च करो तो आपको 4 लोग देखेंगे, उससे आप ज्यादा मोटिवेट हो। के खिलाफ मैंने जो है ये अभी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये आयोजन किया। सुबह मैंने बच्चों को सम्मानित किया, जो यहाँ 500 करीब बच्चे थे जिनको जो है 90+ और 75+ लेके आए उत्तराखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड। अब ये मैंने बॉडी बिल्डिंग में जो है यहाँ के रामनगर के और मिस्टर 40+ एक संदेश देने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान है, इसको हम जारी रखें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत EVM के माध्यम से 18 साल से अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 63 विधानसभा काशीपुर में प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाताओं को EVM मशीन के द्वारा जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 दिसंबर से शुरू हुआ है और 27 जनवरी 2024 तक यह कार्यक्रम आगे तक जारी रहेगा। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार ने बताया कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत EVM का प्रशिक्षण
गुरु नानक इंटर कॉलेज और रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान में दिया गया। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार एवं उनके सहयोगी सतीश कुमार ने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकतर छात्र और छात्राओं के अलावा इस क्षेत्र के मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के द्वारा अपना मत डालकर देखा। जो भी 18 साल के बच्चे अब हो चुके या अभी हो चुके और अभी होने वाले, तो जो 18 साल का बच्चा आएगा उसको तो पहली बार मतदान करेगा, उसे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता। तो उन बच्चों को जागरूक करना है कि आपको वोट कैसे करना है और आपने जिसको वोट किया, जिस पार्टी को भी वोट किया, आपको कैसे पता लगेगा कि हमने किसको वोट किया। तो इसके लिए ये मशीन है, आप जिसको भी बटन दबाओगे उसकी पर्ची इसमें दिखाई देगी वीवीपैट पर। तो इस तरह से ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने जिसको वोट किया मेरा वोट उसी को पार्टी को गया। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन का 2024 का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या है, ये लोगों को जागरूक करना है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। कुछ लोगों को इसके मशीन के बारे में जानकारी नहीं है सही से, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपने आप डेमो करके इसको सही से मतलब संतुष्ट हो सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने की संभावना जताई। 22 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना है, जबकि 23 दिसंबर को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बर्फबारी होने का अनुमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए यहाँ पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बर्फबारी का भी अनुमान जो है पहले से जारी कर दिया गया है। तो वहां के मौसम की अगर बात कर ले तो कैसा है वहां का मौसम? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मौसम है इन दिनों शुष्क बना हुआ है और जो पहाड़ से लेकर मैदान तक की बात की जाए तो सुबह शाम कड़ाके की ठंड यहाँ पर सता रही है। लगातार सर्दी बढ़ रही है और जिस कारण अब जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। सबसे बड़ी बात यह कि दिन में जो है, दिन का जो समय है उस वक्त यहाँ पर चटक धूप निकल रही है और जो तापमान की बात करें तो तापमान न्यूनतम तापमान से सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने अगले 2 दिन में प्रदेश में जो मौसम है वो शुष्क रहने का अनुमान लगाया है और साथ ही साथ पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्र में कोहरा साफ तौर पर कहा कि ये परेशानी बढ़ा सकता है। और इसके बाद जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है यानी कि 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदल सकता है। 5 जो जिले हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये वो जिले हैं जो पर्वतीय जिले हैं और जहां पर हिमालयी रेंज होती है। इसके साथ ही साथ वहां पर उन्होंने जो है बर्फबारी की संभावना जताई है। और जो मैदानी इलाके की बात की जाए, चाहे देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए या फिर उधम सिंह नगर की बात की जाए, तो वहां पर इन्होंने बारिश और बूंदाबांदी के आसार का पूर्वानुमान जताया और जिस कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन ने पहले से ही अलाव की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से शाम को और सुबह के समय में कोहरा यहाँ पर छाने लगा है और दिन भर चटक धूप खिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था कर दी जाए और जो रैन बसेरे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए और ताकि किसी भी यात्री को जो उत्तराखंड आ रहा है या जो बाहर रात को सड़कों पर गुजारते हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ऐसे में जो मौसम है वो काफी कड़ाके की ठंड वाला उत्तराखंड में इस वक्त है और अगले 2 से 3 दिन में यानी कि 23 तारीख के बाद बारिश की संभावना जताई है। जी श्वेता। हिमांशु, देखिए विक्षोभ का असर उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में ज्यादा दिखने वाला है? निश्चित रूप से जो 5 जिले अलर्ट किए गए हैं वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता सबसे ज्यादा है। चाहे रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए या फिर चमोली की बात कर दी जाए, बागेश्वर, पिथौरागढ़ की बात कर दी जाए और उत्तरकाशी, क्योंकि ये पूरे हिमालयी रेंज है और इनकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 3000 फीट से अधिक
वहां पर है, यानी कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखी जाए तो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं। यहाँ पर आमतौर पर भी देखा जाता है कि जब मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप रहता है तो इन जिलों में तब भी ठंड रहती है, लेकिन आजकल की अगर ठंड की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चाहे जो अगर चमोली जिले की बात की जाए तो जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जहां पर 12 महीने ठंड रहती है। अगर वही बॉर्डर इलाके की बात की जाए, चाहे वो उत्तरकाशी जिले से जो चीन का लगता हुआ एरिया है या पिथौरागढ़ की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो ये वो ऐसे जिले हैं जहां पर जो सीमा है, चीन सीमा, उसके नजदीक जो रहने वाले बॉर्डर एरिया के गांव में वहां पर लगातार बर्फबारी होती रहती है और 12 महीने वहां पर बर्फबारी होती है। तो ऐसे में मौसम लगातार जो बदलता रहता है, उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। इस कारण आजकल की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में कोहरा डेली देखने को मिल रहा है, जो आमतौर पर उत्तराखंड में देखा नहीं जाता था। हालांकि अब जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है तो कहीं ना कहीं इससे राहत वाली बात यह है कि मौसम विभाग लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है। डेवलपर जी मानशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।